हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th मई के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड ऐप। इस पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और करंट अफेयर के सभी फॉर्मेट वहाँ पे पढ़ सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट खिलाड़ी यूसुफ होशम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं मिस्र से, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा कि किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया है? तो तेलंगाना ने लॉकडाउन को 29 मई के लिए बढ़ा दिया है। जबकि अगर अभी हम लोग अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पे लॉकडाउन कब तक है? वहाँ पे लॉकडाउन है सिर्फ 17 मई तक। आगे क्या होगा इसका भी कुछ भी नहीं बताया जा सकता। उसके बाद हमारा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये का एक्साइज ड्यूटी व रोड सेस को बढ़ा करके कुल कितना कर दिया है? तो पेट्रोल पर 32 रुपये और डीजल पर 31.83 रुपये बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 5 मई को किस महान व्यक्तित्व की जयंती मनाई जाती है? तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स की, जिन्होंने दास कैपिटल लिखा है, और ज्ञानी जैल सिंह, इनकी जयंती मनाई जाती है। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग करके, जो कि राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्रदान की जाती है, डाक संशोधन विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लिया था। फिर हमारा कि रूस द्वारा उत्तर कोरिया शासक किम जोंग को उनको कौन सा स्मृति मेडल दिया गया है? तो इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए स्मृति मेडल दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निगाह किस राज्य सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य है अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाना? तो इसको शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। उसके बाद है हमारा कि कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए किस सरकार ने निजी अस्पतालों का अधिग्रहण कर लिया है? तो गुरुग्राम में 5 निजी अस्पतालों का अधिग्रहण कर लिया गया है। उसके बाद है हमारा कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो इसको नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यंग करियर अवार्ड 2020 जो कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है, या किसे मिला है? ये मिला है सौरभ लोढ़ा को। ठीक है, जो कि एक प्रोफेसर हैं आईआईटी बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से किस श्रम कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यहाँ पे 3 कार्यक्रम को शुरू किया गया है। पहला हमारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, दूसरा हमारा वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना, तीसरा हमारा बिरसा हरित ग्राम योजना। ओके, अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही रिपोर्ट है। उसके बाद बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। तो याद रखिएगा कि ये दोनों डेटा हमारा सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे जो 33 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं, इसमें से 12 मिलियन बच्चे हैं जो कि विस्थापित हुए हैं, जिसमें से 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण हुआ है और 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। याद रखिएगा। वर्ष 2019 में अगर हम लोग भारत की बात करें कि चलो ठीक है, भारत में कितने लोग विस्थापित हुए हैं, तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण कुल 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। ठीक है, जो कि भारत में जो विस्थापन हुआ है ये सर्वाधिक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे फिलीपींस है, थर्ड पे बांग्लादेश है एंड फोर्थ पे चाइना है।
अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना को वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन से परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा किया है। तो ये घोषणा किसने किया है? ये किया है कर्नाटक की सरकार ने। यहाँ की सरकार ने 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का घोषणा किया है। राज्य सरकार ने किसानों, लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों, हथकरघा बुनकरों, फूलों की खेती करने वाले, धोबी, नाई, ऑटो टैक्सी चालक, इनको ध्यान में रखते हुए इस पैकेज का ऐलान किया है। इसके साथ साथ कर्नाटक सरकार ने 11% आबकारी या उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा की है, जो कि बजट में घोषित 6% की वृद्धि के अतिरिक्त है। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा फसल के नुकसान के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की भी घोषणा किसने किया है? कर्नाटक की सरकार ने। फिर है हमारा कि किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किसने किया लॉन्चिंग? ये लॉन्चिंग किया है चाइना ने। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है कि चाइना ने मंगल मिशन के लिए तिहानवे नाम का एक रॉकेट बनाया, और इसमें मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? तिहानवे रखा है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी घोषणा उसने कब किया था? 24 अप्रैल को किया था, क्योंकि अंतरिक्ष दिवस चाइना में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगर हम लोग चाइना के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की बात करें तो इस रॉकेट को लॉन्च करना बहुत ही महत्वपूर्ण एक अहम पड़ाव है। क्यों? क्योंकि वर्ष 2022 तक चीन एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने और चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्ब्स की रिपोर्ट से है कि फोर्ब्स इंडिया, यहाँ पे इंडिया के जो बिलियनियर्स हैं उनकी लिस्ट की बात की जा रही है। इसमें शीर्ष पर कौन है? इसमें शीर्ष पर है मुकेश अंबानी। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये जो लिस्ट जारी किया है ये अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने जारी किया है, और इसमें रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बनाए रखे हैं, और इसके साथ साथ ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। हालांकि अगर हम लोग बात करें कि क्या कोविड-19 का इनके बिजनेस पे असर पड़ा है, तो हाँ, यहाँ पे 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी ये पहले स्थान पे है। बात आती है कि चलो पहले स्थान पे ये है। अच्छा, जियो से एक चीज़ और याद आ गया मुकेश अंबानी से कि जियो में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसने किया है? यहाँ पे शेयर खरीदा है किसने? फेसबुक ने खरीदा है, और इसके बाद सिल्वर एक कंपनी है अमेरिका की, उसने खरीदा है। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग कि इंडिया का जो बिलियनियर लिस्ट है इसमें सेकंड रैंक पे कौन है? तो स्टॉक मार्केट में गिरावट के बाद भी भारतीय व्यवसायी हैं राधा कृष्ण दमानी। ये 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। तीसरे स्थान पे कौन है? तो तीसरे स्थान पे HCL के संस्थापक शिव नादर हैं, जो कि 11.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ थर्ड स्थान पे है। फोर्ब्स की बात करें तो इसके अनुसार भारत में बिलियनियर्स की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 102, जो कि अगर हम लोग बीते वर्ष की बात करें तो 106 था। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सबसे युवा अरबपति बने हैं वो हैं बायजू रविंद्रन। ठीक है, इनकी कुल अनुमानित संपत्ति कितनी है? 1.8 बिलियन। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस गैस के रिसाव के कारण विशाखापत्तनम में 7 मई 2020 को कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं? तो याद रखिएगा ये न्यूज़ तो हालांकि आप सभी ने सुन लिया होगा कि विशाखापत्तनम में एक इस तरह की ट्रेजेडी हो गई है, और यहाँ पे स्टायरीन गैस के रिसाव के कारण ये घटना हुई है। क्योंकि ये गैस हवा में फैल गया तो लोग ये भी नहीं कर सकते थे कि वे घर में चले जाएं, क्योंकि अगर चीज़ें हवा में है तो हवा हर एक जगह है, और इससे बहुत ही ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं। ठीक, अब ये गैस कहाँ से रिसाव हुआ है? तो एक केमिकल प्लांट है LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनका है, वहीं से इस गैस का रिसाव हुआ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में, और 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी LG ने इसका अधिग्रहण कर लिया। बात आती है कि स्टायरीन गैस क्या है? तो यह एक तरह का हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक,
फाइबर ग्लास, रबर, सिंथेटिक मार्बल, फ्लोरिंग और लेटेक्स के निर्माण में किया जाता है। ये रंगहीन होता है, हल्का पीला और ज्वलनशील लिक्विड होता है। अब बात आती है कि चलो अगर यहाँ पे स्टायरीन गैस का रिसाव हो गया तो इसके असर को कम करने के लिए कुछ तो गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ पे फोर टार्ट ब्यूटाइल केचॉल का छिड़काव करके स्टायरीन गैस के असर को कम किया जा सकता है, और यही छिड़काव किया गया है कहाँ पे, विशाखापत्तनम में। ठीक, या ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। दुनिया में पहली बार स्टायरीन को कब खोजा गया था, तो 181 साल पहले यूरोप के एक वैज्ञानिक ने इसको पहचाना था। 1839 में जर्मन विज्ञानी एडवर्ड साइमन ने अपनी प्रयोगशाला में अमेरिकी स्वीट गम नाम के एक पेड़ से निकली रॉल या रेजिन से एक वाष्पशील तरल को अलग करने में कामयाबी हासिल किया। अब ये तो चलो ठीक है, विशाखापत्तनम वाला हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये गैस दुर्घटना है। जब भी किसी गैस रिसाव की बात आती है तो हमारे माइंड में तुरंत आता है भोपाल गैस त्रासदी, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने में 3 दिसंबर 1984 को 42,000 किलो जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 3500 लोगों की मौत हुई ऐसा कहा जाता है। लेकिन आंकड़ा ये है कि यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर मिग गैस फैली थी। यह क्या है, यह एक कीटनाशक और पॉली प्रोडक्ट बनाने में काम आती है। स्टायरीन और इसमें थोड़ा सा अंतर है, स्टायरीन गैस 10 मिनट में असर करती है, जबकि मिग गैस कुछ ही सेकंड में असर करती है। ओके, याद रखिएगा। फिर हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया कि जिन्होंने हाल ही में आर्थिक मामले के सचिव का पदभार भी संभाला है, तो इनका नाम क्या है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, इनका नाम है तरुण बजाज, याद रखिएगा। ठीक है, आरबीआई ने हालिया अधिसूचना के अनुसार सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को अगले आदेशों तक अब आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये किसका स्थान लेंगे, तो ये अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे, जो कि 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए थे। तरुण बजाज के बारे में मैंने वहाँ भी आपको बताया कि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वित्तीय सेवा विभाग में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव और निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर ये कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सीमा सड़क संगठन ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, तो इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है कब, 7 मई को मनाया है। याद रखिएगा कब मनाया है, 7 मई को। भारत की सीमा वाले क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण और मैनेजमेंट का कार्य किसका है, बीआरओ का। अभी बीआरओ ने 2 पुल बनाए हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन से 2 पुल हैं जो कि अभी लास्ट मंथ में बनाए गए हैं। मैंने आपको दोनों के बारे में बताया था, एक तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में बना है और दूसरा बना है हमारा पंजाब में, तो आपको इन दोनों के बारे में बताना है। ठीक है, इसके गठन कब हुआ था, तो 7 मई 1960 को हुआ था, और इसी तरह 60वां स्थापना दिवस 7 मई 2020 को मनाया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है बीआरओ का मुख्यालय। सीमा क्षेत्रों में ऑपरेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्टाफ का विकास और मैनेजमेंट करना इनका मुख्य कार्य है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया, तो ये भी मनाया गया है 7 मई को, और इसकी तारीख हर साल बदलती है। ज़्यादातर इस दिवस को मई के महीने में मनाया जाता है, जिसे निर्धारित कौन करता है, IAAF। ठीक, 1996 में पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लोगों को खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेल के महत्व के बारे में शिक्षित करना। स्कूलों और संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना। ठीक, इसके साथ साथ युवाओं के बीच खेल को लोकप्रिय बनाने और युवाओं को खेल और पर्यावरण संरक्षण के बीच की एक कड़ी स्थापित करना है। आईएफ का मुख्यालय कहाँ है, मोनाको में है। इसके अध्यक्ष कौन है, सेबेस्टियन कोए, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1912 में स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें आईएनएस जलश्वा और मागर ने मालदीव में माले में बंदरगाह के लिए प्रस्थान किया था कि वहाँ से लोगों को लाया जा सके। तो उसी तरह
केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। 7 मई से 7 दिनों तक 12 देशों में फंसे करीब 1,93,000 भारतीयों को एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए लाया जा रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इराक में नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया है। तो यहाँ पे इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, इससे पहले ये वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है वहाँ पे भी काम कर चुके हैं। इससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? आदेह अब्दुल महदी थे, जिन्होंने पिछले साल हुए हिंसक प्रदर्शनों के कारण नवंबर 2019 में इस्तीफा दे दिया और करीब 17 मार्च 2020 को वहाँ के राष्ट्रपति बरहाम सालिह ने अदनान अल जरफी को पीएम नियुक्त किया, लेकिन वह भी 9 अप्रैल को सरकार बनाने से पीछे हट गए और बाद में 7 मई को राष्ट्रपति ने मुस्तफ़ा अल कदीमी को प्रधानमंत्री चुना और उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाया। ठीक, कदीमी ने ऐसे समय पर प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला है जब कोविड-19 की वजह से इराक तेल राजस्व में गिरावट के बीच बहुत ही ज़्यादा संकट है। अगर हम लोग कदीमी की बात करें तो ये इराक के 6ठे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके साथ साथ खुफिया एजेंसी में इन्होंने काम किया और पत्रकार भी रह चुके हैं। इराक की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बगदाद। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या फिर आपका कोई भी सुझाव हो। अब मैं आपको बता दूं कि अब इसके साथ साथ आप एप्लीकेशन पे जा करके सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, आप क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन सभी सुविधाएं आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं study91.co.in। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियो क्लासेस हैं और हमारे एप्लीकेशन में भी आपको चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।